इसलिए मैं कभी भी मंच पर गफलत बात नहीं करता, मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ। सही बात है सर, करनी भी चाहिए। मगर हमें वो लोकप्रियता नहीं चाहिए। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज नवम चैप्टर के साथ आपका स्वागत करेंगे और वह चैप्टर है हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में किस तरह से काम कर रहा है उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि मैंने देखा, आपको मैंने बताया था कि अलग अलग देशों के संविधान की बात की, उसमें क्या है, वे जीवित दस्तावेज नहीं थे, इसलिए वे क्या हुए, समाप्त हो गए। कौन कौन से? मैंने सोवियत संघ का आपको उदाहरण दिया प्यारे बच्चों, और मैंने ये बताया कि हे प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत 4 से 5 बार वहां का संविधान है वो समाप्त हुआ। मैंने प्यारे विद्यार्थियों ये भी बताया कि फ्रांस के अंतर्गत किस तरह से 5 बार गणतंत्र बनाने की स्थापना हुई और आखिर में जाकर वो संविधान क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो भी जाके फ्लॉप हुआ और 1958 में जाकर वहां पर संविधान लिखा गया, उसके मुताबिक वहां की शासन व्यवस्था चली। और अब मैं बात आपको भारत के संदर्भ में करूंगा कि हमारे भारत देश का जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, किनका, हमारा जो संविधान है, हमारे भारत देश का संविधान है, वो किस तरीके से एक जीवित प्राणी की तरह, कैसा है, एक जीवित प्राणी की तरह है, जो समय समय पर जो क्या करें, समय समय पर परिस्थिति के मुताबिक परिस्थिति के अनुसार बदलाव करके अस्तित्व में रहा। यानी हमारा जो देश का संविधान है वो किस तरीके से बदली हुई परिस्थितियां, बदला हुआ समय, 70 साल का समय, 100 के आसपास, 100 से अधिक संशोधन हुए, फिर भी है वो हमारा संविधान प्यारे बच्चों क्या है, अस्तित्व में। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में सक्षम रहा और इस देश की जो न्यायपालिका है उसने भी संविधान की रक्षा का काम किया। इस देश की जनता ने भी है वो भी क्या किया, समय समय पर जब आवश्यकता हुई तब संविधान की रक्षा का काम किया। इसलिए क्या है, हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है, एक जीवित प्राणी है। क्योंकि आप देखोगे कि कोई जीवित प्राणी, उसकी कभी समस्या होती है, जब वो मरने की स्थिति पर आ जाता है तब उसको कोई सहारा देता है तो वापस जीवित हो जाता है। और ऐसा कैसा हमारे संविधान में भी एक बार हुआ, जब विभन जैसी लगाई गई तब हमारा संविधान निष्क्रिय किया गया, लेकिन बाद में पुनः है वापस है वहां पर सरकारें बदली, जनता का रुझान बदला, नई सरकारें स्थापित हुई और वापस संविधान को पुनः बहाल किया। जो हमारे देश की संविधान का एक जीवित दस्तावेज के रूप में, एक जीवित डॉक्यूमेंट के रूप में काम करने की क्षमता है वो डेवलप हुई। तो भारत के संदर्भ में देखो क्या कह रही, हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। हमारे संविधान में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि हमारे संविधान में जो जो समय की आवश्यकता रही, जो जो जरूरत रही, उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे और इन बदलती हुई परिस्थितियों में संशोधन यदि करेंगे तो ये हमारा संविधान क्या रह जाएगा, अस्तित्व में रहेगा। ये तो हमने प्रथम बात कही कि प्रथम बात यह है कि समय समय पर हमारे संविधान में जब बदलाव की आवश्यकता रही तो क्या करेंगे, हम संशोधन करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्या हो। पहले तो बात यह आ गई संशोधन की। दूसरी बात आएगी व्याख्या की। मैंने आपको बताया कि संविधान की व्याख्या और सुरक्षा का काम कौन कर रहा है, न्यायपालिका कर रही है। कौन कर रही है, संविधान की व्याख्या, सुरक्षा, ये दोनों काम कौन कर रहे हैं, हमारे देश की न्यायपालिका काम कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय। तो आप कहोगे क्या सर, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता? तो हाई कोर्ट ने भी समय समय पर ऐसे जो डिसीजन दिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए, वैसे के वैसे हाई कोर्ट ने भी दिए जो ये कह रहे हैं संविधान की व्याख्या करने का काम कर रहे हैं। तो कि आप देखोगे कि संशोधन तो ठीक है, लेकिन कुछ एक बिंदु ऐसे
संविधान में पूर्णतः अनुच्छेद लिखे हुए 395 के आसपास हैं, वो 300-400 लाइनों में लिखी हुई। क्या 300-400 लाइनों के अंतर्गत पूरी व्यवस्था आ सकती है? तो कहेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या है, व्याख्या करने का काम हुआ, ताकि उन व्यवस्थाओं को वास्तविक रूप से लागू करें। जैसे आपका ये चैप्टर दिया हुआ है, आप इस चैप्टर को पूर्णतः समझ नहीं पा रहे, तब क्या हुआ, तब मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ी। मैं उसका लेक्चर देकर आपको समझा रहा हूं कि वास्तव में सामान्य शब्दों में उसकी है वो मैंने व्याख्या की गई, उसको बताया कि तब आप समझोगे कि सर हाँ वास्तव के अंतर्गत ये व्यवस्था चल रही है। तो उसी की तरह हमारे देश के जो संविधान है उसके जो अनुच्छेद है उनकी पूर्णतया क्या है, जब जब काम में आए तब तक उनकी आवश्यकता हुई, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्या की, व्याख्याएं की कि वास्तव में संविधान की इच्छा ये कह रही है, संविधान की भावना ये कह रही है, इस मुताबिक है वो काम करना चाहिए, जो किसको इंगित करता है, एक संविधान में अपने आप को जीवंत प्राणी के रूप में डालने के काम कर रहे हैं कि जब आप व्याख्या करोगे तो कुछ नई चीज भी उससे संबंधित निकल कर आएगी और उनके मुताबिक आप कर्म करोगे तो एक नई परंपराएं भी स्थापित होगी, जो किसी देश के संविधान में परिस्थितियों के अनुसार बदलने का काम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान है वो लचीला है और अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का परिचय दिया है। इन्हीं वजह से हमारा संविधान कानूनों को एक बंद और जड़ किताब न मानकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में काम कर रहा है। अब क्या है कि हमारे संविधान के रूप में देखेंगे तो हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में एक तो संविधान में संशोधन करने का क्षमता है, क्यों, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं, और दूसरा हमारे संविधान में क्या है, जो न्यायपालिका ने समय समय पर संविधान की व्याख्या की, जो ये चीज हमें प्रस्तुत कर रही है कि हमारे संविधान में बदलते हुए समय के अंतर्गत उसमें परिपक्वता है, लचीलापन है और बदलते हुए समय में वो अपने आप में बदलाव कर सकता है। और यदि बदलाव नहीं करता, हमारा जो कानून है संविधान के वो एक बंद और जड़ किताब की तरह होते तो क्या है, वह संविधान चलता नहीं, लेकिन क्या है, वह बंद और जड़ किताब नहीं, वो एकदम खुली किताब और ऐसी किताब जिसमें समय समय पर अध्यायों को परिवर्तन किया जाए, नई बात जोड़ी जाए अध्याय में और जो कुछ अध्याय पुराने हटा दिया जाए। तो ऐसा कैसा हमारे संविधान के भी संदर्भ में यही है कि हमारे संविधान में जो कानून थे, कुछ कानून उन कानूनों को बंद की तरह नहीं है कि उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, और केवल जड़ का मतलब है स्थायी भी नहीं है कि आप उसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि भारत का संविधान कैसा है, एक जीवंत दस्तावेज के रूप में काम कर रहा है, एक जीवित प्राणी के तौर पर काम कर रहा है, जिसके कारण हमारे देश की शासन व्यवस्था चल रही है। समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी, लेकिन संविधान को बनाते हुए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में वह सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा तैयार करे। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। यह संविधान की विशेषता बताई गई कि कोई भी संविधान है उस संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार कैसे चले, सरकार के सामने कोई समस्या आई तो सरकार किस तरह से काम करे, और ये जो भविष्य में कोई चुनौतियां यदि पैदा हो रही है तो भी उनका समाधान उस संविधान में होना चाहिए, जो वास्तव में उस संविधान की विशेषताओं को बताने का काम करेगा। यदि उस देश के संविधान में भविष्य में कोई चुनौती आने वाली, कोई समस्या आने वाली है और उस समस्या को यदि समाप्त करने या समस्या का समाधान करने की क्षमता नहीं होती है तो वह संविधान वास्तव के अंतर्गत चल नहीं सकता। इसलिए उन चुनौतियों का समाधान करने की संविधान के अंतर्गत क्षमता होनी चाहिए, और यदि वास्तव रूप में उस संविधान में यह क्षमता है तो क्या है, उस देश की जो बदलती हुई परिस्थितियों में वह संविधान है अपने आप को ढाल कर चलने का काम करेगा। और यही हमारे भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में भी सरकार को चलाने के लिए निर्देश दिए गए किस तरह की व्यवस्था होगी, और समय समय पर उस संविधान में भी लिखा गया कि यदि संविधान में कुछ प्रावधान सही तरीके से बदली हुई परिस्थितियों में काम नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसमें बदलाव करने का भी अधिकार है। संविधान की जो भविष्य में कोई चुनौतियां, कोई समस्या आए तो भी उन समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। जब समाज किसी मत विशेष की और ज्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधनों की आवश्यकता महसूस की जाएगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा
गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी बनाया गया कि उसमें समय की आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव किया जाए। यानी भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो भारत के संविधान को हमने क्या किया गया, हमारे संविधानविदों ने, हमारे विधि निर्माताओं ने उसको पवित्र दस्तावेज की तरह बनाया गया कि ये जो दस्तावेज है वो सभी के ऊपर सर्वोच्च है, कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करेगा। जैसे एक हम कहते हैं कि जो गीता है या कुरान है या जो हमारे बाइबल है वो हमारे क्या है, पवित्र ग्रंथ है। कैसे है, पवित्र ग्रंथ है, वे भी एक तरीके से पवित्र दस्तावेज है। किसके लिए, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए। जैसे हिंदू धर्म के लिए हम कहेंगे कि हमारे लिए गीता है कि जो पुस्तक है वो सर्वोच्च है और हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है। पवित्र इसलिए क्योंकि वो हमें अच्छा निर्देश देने के काम करी, अच्छी बातें सिखा रही। हमारी कुरान है वो पवित्र इसलिए क्यों, क्योंकि वो हमें अच्छी बातें सिखाने का काम करे। आप इस तरह से सभ्यता लोगों का पालन करो, ईश्वर का ये रूप है, अल्लाह का ये स्वरूप है, ये धर्म है, इस चीजें सभी के साथ समानता का, भाईचारे का रखो, ये हमारी कुरान कह रही। हमारी बाइबल ये कह रही है कि इस तरह से समाज में भाईचारा, भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए, तो वह पवित्र है और उनको क्या है, सभी लोग मानेंगे। उसी तरह हमारे जो भारत का संविधान है उसको भी किस तरह से माना गया कि उसको भी एक पवित्र दस्तावेज माना गया, उसको भी एक पवित्र पुस्तक की तरह माना गया कि जो हमारा संविधान है वो भी पवित्र है और सभी लोगों के लिए क्या, भलाई के लिए काम करेगा। चाहे किसी भी धर्म के, चाहे किसी भी राज्य के, किसी भी जाति के, कहाँ के निवासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे देश की संपूर्ण जनता के लिए वह एक पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है। और वह पवित्र के साथ साथ क्या है, लचीला भी बनाया गया है कि आप उसमें समय समय पर क्या कर सको, बदलाव कर सको। कैसे, संशोधन के जरिए उसमें आप बदलाव करो ताकि वह पवित्रता भी उसकी बनी रहेगी और उसका हमें बदलती हुई परिस्थितियों के अंतर्गत वह संविधान भी अपने आप को बचा पाएगा और हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है प्यारे विद्यार्थियों वो भी चलने का काम करेगी। इसलिए जो हमारे संविधान को पवित्र दस्तावेज के साथ साथ लचीला बनाया गया ताकि उसमें क्या किया जा सके, संशोधन किया जा सके और सभी लोग हैं वो उस संविधान को पवित्र मानकर स्वीकार करें। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आप देखोगे चाहे कश्मीर में बैठा व्यक्ति है, चाहे केरल में बैठा व्यक्ति है, चाहे असम, मणिपुर, नागालैंड के अंतर्गत बैठा व्यक्ति है, चाहे राजस्थान, गुजरात या चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बैठा व्यक्ति, सभी लोग हमारे संविधान को मानेंगे। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकारें हो, वो सभी संविधान को पवित्र देकर मानते हैं कि यह है संविधान सर्वोच्च होगा। हमारे देश में जो संविधान कह रहा है वो बात सभी को स्वीकार है। नहीं तो आप कह दोगे एक साहब के ऊपर फलाने जो मुख्यमंत्री ने कहा या प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा, उनकी बात को नहीं मानेंगे, बल्कि जो संविधान ने कहा वो बात मानेंगे, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बातें और संविधान ही हमारे देश में सर्वोच्च है। और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर बदलाव आवश्यक है, उसके लिए उसको लचीला बनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो हमारा संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय से भी बचा गया, ये कोई अपरिवर्तनीय नहीं। दूसरी जो बात यहाँ पर है कि जो हमारे संविधान है, हमारा संविधान कोई जड़ का मतलब है स्तर, अपरिवर्तनीय यानी उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाए। तो ऐसा हमारे संविधान में प्यारे बच्चों ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। यानी हमारे संविधान में क्या है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि इसको बदला नहीं जा सकता, इसको बदला जाएगा। 68 अनुच्छेद 368 के तहत या संसद उसमें बदल सकती है, मैंने आपको पूर्व में बताया। तो आपको ये चीज भी समझ में आई कि साहब हमारा संविधान है भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, एक नंबर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर यह है कि हमारा जो संविधान है वो पवित्र दस्तावेज, क्या है, पवित्र दस्तावेज है और क्या है, लचीला है, पवित्र दस्तावेज और लचीला। और तीसरा जो हमारा संविधान है वो जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सके। तो ये 3 की पॉइंट निकल कर आए। आपको यदि पूछा जाएगा कि बच्चों आप बताओ संविधान के 3 ऐसी बातें जो संविधान की विशेषताओं को बताने का काम कर रहा है, तब आप बताओगे कि साहब हमारा संविधान है भविष्य में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, एक बात। दूसरा हमारा संविधान क्या है, दूसरा जो हमारा संविधान है वो पवित्र और क्या है, लचीला है, पवित्र पवित्र दस्तावेज व लचीला है। तीसरा हमारा संविधान क्या है, जड़ व अपरिवर्तनीय दस्तावेज
नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, हमारा संविधान कैसा है, परिवर्तनीय। कैसा है, परिवर्तनीय। ये 3 की पॉइंट है। इस 3 की पॉइंट से आप इस पूरे पैराग्राफ को पकड़ लोगे। मैं आपसे पूछूंगा बताओ बच्चों संविधान की कुछ एक विशेषताएं बताओ, तो आप कहोगे साहब हमारा संविधान बदलती हुई भविष्य में कोई समस्या है सामना करने में सक्षम है, पवित्र दस्तावेज, लचीला है और अपरिवर्तनीय। तो ये एक साधारण तरीका होता है बातों को अच्छे तरीके से ग्रेप करने का, कि कोई भी चैप्टर, कोई भी पार्ट है, कोई भी पैराग्राफ है, उसमें से 3-4 ऐसे कीवर्ड पकड़ लो उस टॉपिक के, बात आपके अच्छे तरीके से कभी भी भूलोगे भी नहीं। अनुच्छेद 368 संसद अपने संवैधानिक स्थिति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में उपबंध जोड़ सकती है और पहले से विद्यमान उपबंधों को हटा सकती है। अब सबसे बड़ी बात है कि साहब जो हमारे संविधान में जो संशोधन करने के लिए क्षमता है, लेकिन ये किसके तहत है, तो संविधान के अंतर्गत एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 368, जिसमें कहा गया कि संसद अपनी संवैधानिक स्थिति, यानी संसद को क्या है, संविधान में कुछ स्थिति दी हुई है और इस अनुच्छेद में जो वर्णित प्रक्रिया है उसमें क्या है, संविधान में उपबंध जोड़ सकती है और पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है। यानी संसद को संविधान में कुछ शक्तियां दी गई है कि इस अनुच्छेद के तहत संविधान में, किसमें, संविधान में कोई उपबंध यानी कोई भाग जोड़ सकती है, कोई चीज हटा सकती है और कोई चीज पहले से है तो उसको बदल भी सकती है। किसके द्वारा, संसद है वो विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन का काम कर सकती है, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक कार्य कर सके। पुनः आप इसको एक सवाल के रूप में समझे। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, तो आप कहोगे कि साहब अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद को यह शक्ति है, क्या संवैधानिक शक्ति है, ऐसा कुछ नहीं, संसद को यह शक्ति है कि वह संविधान में भाग को जोड़ सकती है या हटा सकती है या कोई बदल सकती है, जो संविधान संशोधन कहलाया जाएगा। तो ये हमारे संविधान की कुछ विशेषताएं है, जिसके कारण हमारा संविधान क्या है, एक जीवंत प्राणी, एक जीवंत दस्तावेज की तरह कार्य कर रहा। अब हम बढ़ेंगे संविधान की जो प्रक्रिया है संशोधन की, वो कैसी प्रक्रिया है, किस तरह से संशोधन किया जाएगा। तो संशोधन कैसे करोगे उसको देखेंगे। पहले इससे पहले इस बात को समझो कि संशोधन होता क्या है। संशोधन मैंने कहा कि कोई चीज, अब संविधान को यहां भूल जाओ, मैं संशोधन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैंने आपको जो ये चैप्टर पढ़ाया उसमें संशोधन करते हैं, क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। उसमें संशोधन का मतलब क्या हुआ, उसमें संशोधन का मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको 9वां चैप्टर पढ़ाया उस 9वें चैप्टर में से कोई भाग को हटा लो, यानी कोई भाग, जैसे कि आप फ्रांस में संविधान कैसे बने उस भाग को हटा लो। तो चैप्टर में संशोधन का मतलब हुआ आप उस भाग को हटा दो, ठीक। या फिर मैंने कहा कि इसमें संशोधन करना है फ्रांस का जो किस तरह से संविधान बना उसमें, तो मैंने कहा कि इसमें आप क्या करो, बदलाव करो, थोड़ा बदलाव करो। यानी मैंने क्या किया, मैंने प्रथम जो संविधान लिखा गया, प्रथम जो संविधान बनाया गया फ्रांस में वह बताया आपको, और मैंने बताया गया कि वर्तमान में जो कौन सा चल रहा है 1958 में 5वां जो संविधान बनाया गया उस पर मैं सीधे लिया गया। क्यों, क्योंकि अन्य बिंदु थे बीच में जो महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए उनमें हमने क्या किया, कुछ एक परिवर्तन किया। पूर्णतया तो मैंने नहीं हटाया उसको, यानी थोड़ा बीच में रखा और उसमें कुछ चीज मैंने निकाल ली, यानी उसको भाग को कम कर लिया। तीसरा है कि जोड़ दो, उसमें जोड़ दो। अब जो फ्रांस के अंतर्गत जो संविधान बनाने का एक जो टॉपिक है उसमें मैंने कुछ और नई चीजें जोड़ी कि ये इस प्रक्रिया के द्वारा जोड़ी गई या उन लोगों ने जोड़ी गई, ये प्रावधान जोड़े गए, तो वो चीज एक संशोधन का। ये कैसा, ये चैप्टर के संबंध में मैंने कहा कि 9वें चैप्टर में कुछ भाग को मैंने हटा दिया, या कुछ भाग ऐसा था कि उसको थोड़ा परिवर्तन किया और रहने दिया, या फिर तीसरा तरीका मैंने ये रखा कि उसमें कुछ है वो जोड़ो, यानी जोड़ने की बात की गई। ये तो एक बदलाव का तरीका हो। ऐसा का ऐसा संविधान के संबंध में भी 3 बात है कि संविधान में या तो कोई भाग को हटा दो, या कुछ भाग में क्या करो, परिवर्तन करो, आंशिक थोड़ा सा परिवर्तन करो, और या फिर क्या है उसमें नई चीजें वो पूर्णतया जोड़ने का आप काम करो। तो ये 3 तरीका है। तो भारत के संविधान के संदर्भ में भी बात की गई है कि किसी भी भाग में जोड़ने का, हटाने का या फिर बदलाव करने की स्थिति वो संविधान में संशोधन की स्थिति कहलाएगी। और ये स्थिति, ये जो काम करना है वो मुझे किसके तहत करना है, अनुच्छेद 368 के तहत है। वो विशेष बहुमत के द्वारा सरकार, संसद है वो क्या करेगी, संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में
संविधान में संशोधन करेगी। आगे बढ़िए, संसद में विशेष बहुमत की बात करेंगे, क्योंकि अब जो संविधान में संशोधन करना उसकी प्रक्रिया बता रहे। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या है? विशेष बहुमत है। कैसी प्रक्रिया है? विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 300 विशेष बहुमत के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या है विशेष बहुमत की उसको देखिए। संसद में विशेष बहुमत यानी कुल उपस्थित व कुल मतदान में भाग लेने वालों का 2/3, कितना है? 2/3 यदि सदस्य उपस्थित होते हैं व आधे से अधिक राज्यों का समर्थन मिलेगा तो क्या है? संसद अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन करेगी। यानी संविधान में यदि संशोधन करना है तो उस बात को आप ऐसे समझिए कि संसद संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग करेगी, जिसमें किसमें? यानी विशेष बहुमत में, विशेष बहुमत जिसमें दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों का समर्थन। 2/3 कौन से? उपस्थित और मतदान दोनों में भाग ले रहे। यानी सदन में 500 लोग उपस्थित हैं, 500 में से आप देखोगे कि जो समर्थन है उसका कर रहे हैं वो आप देखोगे कि 400 लोग ही कर रहे हैं, तो 100 ने तो उनमें भाग ही नहीं लिया। तो सदन में उपस्थित थे कितने? 500 और वोटिंग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं 400, तो उन 400 का 2/3 समर्थन होगा तो ही आप क्या करोगे? संशोधन करोगे। और ये करने के बाद में दोनों सदनों के बाद आप कहां भेजोगे? राज्यों की विधानसभाओं के पास भेजोगे। और राज्यों की विधानसभाएं वो आधे से अधिक हैं, तकरीबन 14-15 राज्य उस बात का समर्थन करेंगे तो ये क्या करेगा? संविधान में संशोधन करेगा। 2/3 सदस्यों का समर्थन तथा आधे राज्यों का समर्थन, आधे राज्यों का समर्थन मिलने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद है जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है और ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी बात यहाँ पर यह निकल कर आई कि संविधान में यदि संशोधन करना है तो 2 तरीका है। एक तो क्या है? साधारण बहुमत के द्वारा कुछ एक कानून बना लो ताकि वो भी संशोधन माने जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि संविधान में इस पूर्णतः आपको संशोधन करना है तो संसद के जो सदस्य हैं विशेष बहुमत में कुल उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन और साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों का, यानी तकरीबन जो 28-29 आसपास राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत के सभी में विधानसभाएं नहीं है, तो तकरीबन आप 15-16 को मानोगे या तो जो 30 के आसपास उनमें से 15-16 विधानसभाओं की समर्थन आपको मिल जाएगा तो ये संसद उसको क्या करेगी? पारित मानी जाएगी संशोधन को। तो एक तो ये तरीका। दूसरा है संविधान के 2 अनुच्छेदों में विधि द्वारा
विधि शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना संशोधन कर सकती है और संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। अब क्या है कि संविधान में संशोधित करने के दो तरीके, दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है जो संशोधन का काम करता है। एक तो अनुच्छेद है वो 13 कर रहा है और दूसरा अनुच्छेद 368 कर रहा है। इनके तहत क्या है, संसद है वो विधि बनाकर क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में संशोधन करने हेतु कौन से दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके द्वारा संसद क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आप दो बताओगे कि साहब एक तो अनुच्छेद है वो 13 है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है, विधि। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि संसद है वो विधि द्वारा संविधान में संशोधन करती है। इसमें लिखा हुआ अनुच्छेद 13 में कि संसद विधि द्वारा संविधान में संशोधन करेगी। और दूसरा जो हमारा अनुच्छेद है महत्वपूर्ण वो कौन सा है, 368 है। इसके तहत क्या है, संसद विशेष बहुमत, संसद विशेष बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करेगी। तो ये जो दो तरीके संशोधन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि विशेष बहुमत के द्वारा, और आप कहोगे कि साहब संविधान में संशोधन करने हेतु कहां पर प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 33 के तहत क्या करेगी संसद है। अनुच्छेद 13 में कहा गया कि संसद कानून बनाकर विधि बनाकर क्या करेगी, संविधान में संशोधन कर सकती है। और दूसरा अनुच्छेद 368 में जिसमें कहा गया है कि विधि जो प्रक्रिया बताएगी विशेष बहुमत की, उसके द्वारा संसद क्या कर सकती है, इसमें परिवर्तन कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 2 है हमारा, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है उसको देखिए। कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में के संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो अनुच्छेद भाग फर्स्ट है, भाग फर्स्ट है उसका अनुच्छेद प्रथम है, भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 क्या कह रहे हैं कि नए राज्यों का, नए राज्यों को प्रवेश कौन देगी, संसद देगी। कोई नए राज्य बनाने तो उनको प्रवेश देने का काम है कौन कर रही, संसद का काम है। तीसरा क्या है कि विधि द्वारा कोई राज्य के क्षेत्रफल को संसद बढ़ा सकती है, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकते हैं। तो ये किन के पास है पावर, ये सारे के सारे संसद के पास है। क्या करने के, संशोधन करने के, क्या करने के, संशोधन करने के। और वो संशोधन संसद कैसे कर रही है, सामान्य तरीके से कर रही है। कैसे कर रही है, सामान्य बहुमत के द्वारा। तो ये भी क्या है, ये भी संविधान में एक तरह का संशोधन है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद है वो विधि द्वारा यानी कानून बनाकर नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, यानी नए राज्य बनाने का काम करेगी। जैसे कि राजस्थान से कुछ भाग है हाड़ौती का, मेवाड़ प्रांत का, इस भाग को है वो तोड़ दिया गया और इसको तोड़कर एक नया राज्य बना लिया गया जिसको कहा गया मेवाड़ राज्य, या फिर उसको हाड़ौती राज्य, या फिर मेवाड़ संघ दे दिया, या हाड़ौती संघ हमने कुछ नाम दे दिया। तो ये बनाने का काम किसको है, ये संसद को है कि संसद कोई कानून लाए और उसके द्वारा कोई क्षेत्र का उसको प्रवेश दे सकती है, नया राज्य बना दिया गया। या कोई किसी अन्य देश से लिया गया, जैसे बांग्लादेश से हमने एक भूभाग लिया तो भी उस पर कौन है, संसद कोई कानून बनाकर वहां से कोई हिस्सा लेगी वो भारत में शामिल करेगी। तीसरा तरीका यह है कि संसद विधि द्वारा राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है। जैसे देखोगे आपके राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब क्या है कि इस संसद विधि द्वारा क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। संसद को लगा कि ये काम करो, राजस्थान के पास में वो काफी बड़ा क्षेत्रफल है, काफी बड़ा जो भूगोल है, इसमें से कम करो और तकरीबन 50,000 वर्ग किमी का क्षेत्र है वो किसको दे दो, मध्य प्रदेश को दे दो।
तो ये शक्ति किसके पास में, ये संसद के पास में। राजस्थान सरकार है वो कुछ नहीं करेगी, रिकमेंडेशन राजस्थान सरकार जरूर मना कर सकती है या फिर उसको मंजूरी दे सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। किसके पास में, ये संसद के द्वारा, भारत सरकार है संसद के द्वारा ये काम करेगी। यहाँ पर ऐसा हमने काम किया कि एक काम करो यार, हमने जो क्या है कि मध्य प्रदेश से 50,000 वर्ग किलोमीटर का है वो क्षेत्रफल किसको दे देते हैं, राजस्थान को दे देते हैं, ताकि राजस्थान क्या है विकास करने में सक्षम रहेगा। या मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती और राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है वो कुछ एक राजस्थान से मिलता जुलता भूभाग है, तो राजस्थान को दे दो। तो वो ये क्षेत्रफल बढ़ाना है या क्षेत्रफल घटाने का काम है वो भी कौन करेगी, संसद करेगी। विधि के द्वारा अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए सामान्य बहुमत की प्रक्रिया का पालन करते हुए संसद है वो क्या करेगी, संशोधन करने का काम करेगी, ताकि संविधान में क्या हो, एक तरीके से नया ये परिवर्तन हो रहा है। तो संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है, और इस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके दिए गए हैं, और ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर समान रूप से लागू होती है। समान रूप से ये सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से ये लागू नहीं हो रहा। कौन सा अनुच्छेद 368 है वो सभी प्रावधानों पर समान रूप से लागू नहीं होगा। एक तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, अगर कुछ राज्य संविधान में बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कहेगी, यानी एक तरीका तो यह है कि संसद क्या करे, दोनों सदनों का जो विशेष बहुमत है वो पारित करे। दोनों सदन है वो बहुमत, ठीक है, बहुमत के द्वारा, और राज्यों का क्या करें, राज्य हैं विशेष बहुमत द्वारा, और कुछ राज्यों का समर्थन पाकर संविधान में बहुमत द्वारा संशोधन करने की विधि बताएगी। तो पहला तो तरीका ये हुआ है कि संसद क्या करेगी कि विशेष बहुमत के द्वारा राज्यों के समर्थन से संविधान के किसी भाग में जो परिवर्तन करेगी उसको क्या कहा जाएगा, संविधान में बहुमत द्वारा किया गया परिवर्तन। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका है, ज्यादा कठोर संविधान संशोधन चाहते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया में पहल अपनी तरफ से संसद ही शुरू करेगी। और दूसरा, यदि हम क्या करें कि यदि संविधान में ज्यादा कठोर संशोधन चाहते हैं तो हमेशा ये होगा कि पहल कौन करेगी, संसद करेगी। राज्यों को केवल और केवल उसका अनुसमर्थन करना होगा, राज्यों की भूमिका है अनुसमर्थन की होगी, तो उस समय कहेंगे कि ज्यादा है वो कठोर श्रेणी का संशोधन। तो 2 तरह का संशोधन, एक तो लचीला हो गया और दूसरा क्या है, कठोर है। कठोर के अंतर्गत आपने देखा कि केवल है वो संसद इस प्रक्रिया को शुरू करेगी, अन्य कोई शुरू नहीं कर सकते। लचीला होगा तो राज्यों की उसमें भूमिका है वो ज्यादा होगी, राज्यों का समर्थन है वो जरूरी होगा। ये तरीका है। सामान्य बहुमत से करोगे, जैसे कोई नए राज्य बनाने हैं तो ये भी संसद है वो विधि बनाकर करेगी। तो ये सरलतम और लचीला तरीका है। कठोर का है विशेष बहुमत का, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है, और ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती, और इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी अब संविधान में जो संशोधन की बात है, संविधान में संशोधन की बात है तो संशोधन वैसे 2 प्रकार है। एक तो सामान्य संशोधन और दूसरा क्या है, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के लिए क्या है, अनुच्छेद 368 का प्रयोग करो। सामान्य बहुमत लाना है हमें कि कोई विधि लानी, कोई कानून लाना है तो सामान्य बहुमत का प्रयोग करो। अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए सामान्य बहुमत लाएंगे। यानी सामान्य बहुमत क्या होगा, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा क्या करेगी, सामान्य बहुमत से। लोकसभा के अंतर्गत आप देखोगे तकरीबन है वो माना कि 545 है, हम कहेंगे 500 सांसद हैं। उन 500 में से यदि 251 है वो समर्थन करेंगे, आधा प्लस 1 अधिक होते ही क्या हो जाएगा, सामान्य माना जाएगा। ऐसा कैसा, राज्यसभा में भी आधे प्लस 1 अधिक होते ही
क्या हो जाएगा, वह सामान्य बहुमत माना जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत में 2/3 हाउस में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले तथा राज्य की विधानसभाओं के अधिक राज्यों आधे से अधिक की यदि सहमति होती है तो विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया मानी जाएगी। तो ये दो संविधान में संशोधन के तरीके हैं। संविधान के 2 अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। और संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संशोधन इसी सरल तरीके से किया जा रहा है, यानी सामान्य बहुमत तरीके से किया जा रहा है। तो संविधान के 2 अनुच्छेद हमने देखा था, अनुच्छेद 2 और 3, जिसमें लिखा हुआ है कि संसद है वह विधि द्वारा यानी कोई कानून बनाकर क्या करे, इसमें परिवर्तन कर सकती है। तो इसका आशय यह हुआ कि हर बार अनुच्छेद 368 का पालन नहीं किया जाए, हर बार अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लो, ऐसी उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, उसको क्या है कि सामान्य बहुमत से आप रिप्रेजेंट करके उसमें बदलाव कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, यानी हर बार अनुच्छेद 368 का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहां पर विधि शब्द जो लिखा हुआ है वह यह इंगित करता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत लिखा हुआ है, उसके तहत है कि विधि यानी कोई कानून बनाकर आप कोई परिवर्तन करना चाहो तो उसमें कोई हर बार 368 की प्रक्रिया विशेष बहुमत को लो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, सामान्य बहुमत की प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। तो आप 2 बात समझे कि संविधान में संशोधन के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक तो सामान्य तरीका और दूसरा है विशेष। सामान्य में क्या है, बहुमत, कैसे, आधे प्लस अधिक लोकसभा और राज्यसभा। और यदि राजस्थान के अंतर्गत कोई कानून है कोई बनाना है तो उसमें संशोधन करना है, क्या है, तो सामान्य प्रक्रिया आधे प्लस अधिक वहां की विधानसभा का। विशेष बहुमत होगा तो क्या होगा, अनुच्छेद 368 का हम प्रयोग करेंगे और आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का भी समर्थन लेंगे, तो ही उसमें क्या हो सकता है, संशोधन हो सकता है। आगे अनुच्छेद 368 के संबंध में स्थिति को देखेंगे, क्योंकि जो आर्टिकल 368 है बार बार आ रहा है और इसकी जो प्रक्रिया है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में आर्टिकल 368 के तहत किस तरह से कार्य हो रहा है। अनुच्छेद 368 संशोधन विधेयक को, अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन कानून, कोई संशोधन के लिए बिल लाया जा रहा है तो संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, परंतु इस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं है। और संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की होती है। इसका अर्थ यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधि संसदीय संप्रभुता में होगा। इसकी सामान्य बात देखिए कि अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 इसके तहत संसद विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करेगी तथा संशोधन के पश्चात बिल या फिर विधेयक के दो विधेयक को राष्ट्रपति को भेजेगी, लेकिन राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। अर्थात राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने हेतु क्या होगा, बाध्य होगा। अर्थात राष्ट्रपति सहमति प्रदान करेगा।
तो अनुच्छेद 368 के संबंध में ये बात है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद विशेष प्रक्रिया के द्वारा, संसद है वो विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन का काम करेगी और संशोधन के लिए जो बिल लाया जाएगा उस पर क्या है कि जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन हैं वो पृथक पृथक मतदान करेंगे। कैसे? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले लोग दोनों ही उस पर वोटिंग करेंगे, समर्थन देंगे और उस समर्थन देने के बाद उस बिल को कहाँ है राज्यों को भेज देंगे, यानी तकरीबन आधे से अधिक राज्य उस पर क्या करेंगे सहमति देंगे। तो वह वापस बिल किसके पास आएगा? संसद के पास में आएगा। संसद उस बिल को किसको भेजेगी? राष्ट्रपति को भेजेगी। राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करने को क्या होंगे? बाध्य होंगे। राष्ट्रपति जी ये नहीं कहेंगे कि इस पर आप पुनर्विचार करो, क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया हमने शुरू की है, तो उस पर सहमति देने हेतु राष्ट्रपति जी क्या होंगे? बाधित होंगे और उन पर उनको सहमति देने पड़ेगी। जो ही राष्ट्रपति ने उसको सहमति दी तो वह क्या बन जाएगा? कानून है, वह विधि है, वह विधेयक है, वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून, जो बिल है वह कानून का रूप ले लेगा। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत संसद जब भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी तो विशेष बहुमत के द्वारा लेने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से वह कानून बन जाएगा और राष्ट्रपति जी को ये किसी भी तरह का पुनर्विचार का अधिकार नहीं होगा और सभी जनता के जो प्रतिनिधि है वह उस पर अपनी रजामंद होकर राय दे सकते हैं। अब विशेष बहुमत क्या उसको देख ले कि सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अब बात यह है कि सामान्यतः विधायिका यानी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि संसद का मतलब यहां पर लोकसभा, राज्यसभा। सामान्य विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक को पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत होगा, यानी संसद में लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद है वो क्या करेंगे? कोई मामला ऐसा तो उस पर साधारण बहुमत देंगे, आधे से अधिक का होते ही वो सामान्य माना जाता है, वह साधारण बहुमत होगा। दूसरा, संविधान में संशोधन करने के लिए दो प्रकार के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कैसी? दो विशेष तरह के बहुमत, दो विशेष बहुमत होंगे। एक तो होगा संसद का और दूसरा होगा संसद प्लस राज्यों का। किसके तहत है? ये विशेष बहुमत के तहत। तो बात निकल कर आई कि संविधान में संशोधन है, संशोधन दो तरीके से, एक तो साधारण और दूसरा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत भी कितने प्रकार हैं? दो भेद है। एक तो संसद के आधे से संसद में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, उपस्थित प्लस मतदान का कितना? 2/3 समर्थन होगा तो वह संसद में विशेष बहुमत कहला जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है संसद, जो ये प्रक्रिया है ये सेम की सेम प्लस राज्यों का समर्थन प्लस आधे राज्यों का समर्थन। कितने राज्य आ जाएंगे आपके? आधे, ये आधे राज्य आगे। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होगा तो विशेष बहुमत माना जाएगा। सबसे पहले संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधी होनी चाहिए। और दूसरा जो होगा उसमें क्या होगा? समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 सदस्य संख्या होनी चाहिए, 2/3 अनिवार्य। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सत्रों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं होगा। कैसा होगा? संयुक्त सत्र आप नहीं बुला सकते। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जाएगा।
और जब विशेष बहुमत की बात आए तो कोई ऐसा बिल है जो संविधान संशोधन से संबंधित बिल होगा तो वह विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप यदि संविधान संशोधन कोई लाना चाहते हो तो संविधान संशोधन की स्थिति में आप किसी भी तरीके से संयुक्त है वो सदन नहीं बुला सकते। क्या है? संयुक्त संसद नहीं बुला सकते, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। मैंने बताया था आपको पूर्व के अध्यायों में कि किस तरीके से राष्ट्रपति जी के पास में ये पावर है कि यदि सदन है वो काम नहीं कर पा रहा है, निरंतर है वो टकराव की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो सामान्य कोई बिल है तो उस पर राष्ट्रपति जी आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करेंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण मसला है कि जो संविधान संशोधन का कोई बिल होगा उस पर कभी भी आर्टिकल 108 का प्रयोग नहीं होगा और राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन बुलाए वो भी ऐसा नहीं होगा। यानी संयुक्त जो अधिवेशन है उसका प्रावधान संविधान संशोधन के मामले में नहीं किया गया है। कोई संविधान संशोधन आपको बिल लाना है तो आप नहीं कर सकते। यानी संविधान संशोधन के मामले में आप अनुच्छेद 108 का प्रयोग नहीं कर सकते। आप संयुक्त सत्र है वो नहीं बुलाओगे। किसके मामले में? यदि संविधान संशोधन करना है तो आप उसके मामले में कभी भी हाउस का है वो संयुक्त सत्र नहीं बुलाओगे। ये संयुक्त सत्र इसके तहत नहीं बुलाओगे, संशोधन के मामले में नहीं बुलाओगे। तो ये एक सामान्य बहुमत की बात होगी, साधारण। अब उसके बाद में जो हमारा अगला है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो विश्व के संदर्भ में किस तरह से अपनाई गई है, उनको हम देखेंगे कि क्या व्यवस्था आखिर में अलग अलग राष्ट्रों के अंतर्गत अपनाई गई है। उन राष्ट्रों की अपनी क्या स्थिति है उनको देख लेते हैं मोटे तौर पर। तो विश्व के संदर्भ में क्या प्रक्रिया? विश्व के आधुनिकतम संविधानों में संशोधन की विभिन्न प्रक्रिया दो सिद्धांतों से ज्यादा अहम भूमिका अदा करती है। यानी विश्व के संविधानों में यदि देखा जाए अलग अलग देशों के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया के लिए दो सिद्धांत अपनाए गए। कितने सिद्धांत थे? दो सिद्धांत थे। एक तो प्रत्यक्ष का है, एक तो प्रत्यक्ष जनता की भागीदारी है और दूसरा जनता के प्रतिनिधि है। तो एक सिद्धांत विशेष बहुमत का है और उदाहरण के लिए अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका, रूस है आदि के संविधान संशोधनों में इस सिद्धांत का समावेश किया गया है। अमेरिका में 2/3 बहुमत द्वारा सिद्धांत लागू होगा जबकि अफ्रीका और रूस जैसे देशों में 3/4 बहुमत की आवश्यकता होगी। यह तो क्या है? विशेष बहुमत का। दूसरा सिद्धांत यह है कि संशोधन की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी का सिद्धांत है और कई आधुनिक संविधानों में यह अपनाया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में जनता को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। विश्व में, पूरे विश्व में संविधान में संशोधन कैसे होते हैं? तो मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाएं अपनाई गई। पहली प्रक्रिया विशेष बहुमत की, यानी क्या है? अपने भारत में 2/3 है, वैसे कि वैसे देखा जाए तो अमेरिका में भी 2/3 है, अफ्रीका में, रूस में क्या है? 3/4 बहुमत है। तो वहां पर यदि संविधान में संशोधन करना है तो वहां पर भी विशेष बहुमत लाया जाएगा और उसके तहत क्या होगा? संविधान में संशोधन किया जाएगा। एक तरीका तो यह कि कौन संसद है वो विशेष बहुमत के द्वारा उसमें संशोधन करे। दूसरा तरीका यदि देखा जाए तो कैसा है? जैसे कोई छोटे राष्ट्र स्विट्जरलैंड है, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो वहां पर क्या है? जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संविधान में संशोधन करना है तो जो संविधान में संशोधन से संबंधित बिल होगा वो मीडिया के जरिए या सरकार प्रत्यक्ष रूप से जनता को दे देगी और जनता से उस पर वोटिंग करवाई जाएगी और जनता वोटिंग करेगी समर्थन में तो उसको पास माना जाएगा, अन्यथा नहीं। वो कहां पर संभव है? वो उन देशों में संभव है जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है। भारत जैसे शक्तिशाली देश, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले और बड़े भूगोल वाले राष्ट्रों के अंतर्गत यह संभव नहीं है। तो विशेष बहुमत के इस प्रश्न का अर्थ यह हुआ कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति नहीं बने तब तक उसे पारित नहीं माना जाएगा। और विशेष जो बहुमत इसका मतलब ये हुआ कि जो 2/3 का जो फॉर्मूला था भारत के संदर्भ में, अमेरिका के संदर्भ में, और जो
चौथाई का मामला या किसी अन्य भी तरीका है एक का, तो वो क्या है, जब तक 3/4 या 2/3 बहुमत नहीं होगा तब तक विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा। और सत्तारूढ़ दल संविधान में संशोधन करना चाहता है तो कुछ विपक्षी दलों को विश्वास में रहना पड़ेगा। इस तरह के संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यह है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों को क्या है, व्यापक भागीदारी है। दूसरा बात यह है कि यदि कुछ आपको संशोधन करना है तो कुछ एक संशोधन ऐसे होते हैं कि केवल अकेला सत्तारूढ़ दल की सरकार नहीं कर सकती, उसके लिए विपक्ष को भी साथ में लेना पड़ता है। जैसे भारत के संदर्भ में तो हमें विपक्ष को भी साथ में लेकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सभी पूरे देश के अंतर्गत एक ही पार्टी के एक ही दल की सरकार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से हम पारित करवाना है तो विपक्ष को भी साथ लिए बिना हम पारित नहीं करवाएंगे। संघीय संरचना का अर्थ यह है कि राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा पर निर्भर नहीं करती और संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिका का मतलब है विधान मंडल को या विधानसभाएं किसी संशोधन विधेयक को पारित नहीं कर देती तब तक वह संशोधन प्रभावी नहीं माना जाएगा। और संघीय संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को भी इसी प्रकार रक्षणीय बनाया गया है। और इसका अर्थ में यह कहा जा सकता है कि संविधान के कुछ संशोधनों के बारे में राजनीति से एक व्यापक सहमति की अपेक्षा होती है, यानी सत्तारूढ़ के दल के अलावा सभी सदस्यों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सभी सदस्यों की सहमति होगी, सभी सदस्यों की होगी तो क्या हो सकता है, तो इस संशोधन ये होगा। ये एक तरीका है आपका बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका यही माना जाएगा कि जो संघीय संरचना होती है यानी संघीय ढांचा होता है जहां संघ और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर केंद्र शक्तिशाली ज्यादा है, राज्य कमजोर है, ऐसा नहीं है। और वहां पर यदि हमें संविधान संशोधन करना है, भारत में क्या है, संघीय संरचना है और भारत के यदि संविधान में हमें संशोधन करना है तो हमारे जो आधे से अधिक राज्य है उनका भी समर्थन जरूरी है, अन्यथा हम नहीं कर सकते। और इसके लिए यदि मूल प्रावधान जैसी व्यवस्थाएं उनमें सभी सदस्यों का साथ है, अन्यथा हम क्या है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो ये जरूरी व्यवस्था है, इसके बिना आप संशोधन किसी भी तरह का नहीं करोगे। तो और भी चीज है, इस प्रावधान में राज्य के अधिकारों को भी जगह दी गई है और इसके अंतर्गत राज्यों को संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्योंकि राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन नहीं हुआ तो आप संशोधन नहीं कर सकते। उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया कठोर होने के बावजूद उसे फिर से काफी हद तक लचीला बनाया जाए और हम यह देख सकते हैं कि संशोधन के लिए केवल आधे राज्यों के अनुमोदन या राज्य विधानसभा को साधारण बहुमत की आवश्यकता ही होती है। यानी हमारे जो संविधान का जो संशोधन है, भारत देश के संविधान का संशोधन है, तो उसके लिए दो ही तरीके हैं कि सामान्य संशोधन में राज्यों का अनुमोदन या राज्यों की विधानसभाओं का साधारण बहुमत है, उनके जरिए भी क्या किया जा सकता है, संविधान में अपना बदलाव किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दी गई। कैसे राज्यों को कम भूमिका दी? क्योंकि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन ही चाहिए और भी कुछ नहीं चाहिए। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए, इतना भी आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे जैसी छेड़खानी की जा सके, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी ख्याल था कि भारत की भावी पीढ़ियां अपने समय को जरूरतों के हिसाब से इसमें आवश्यक संशोधन कर सके, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान अपने आप को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में काम करे। अब जो राज्य है, भारत के संविधान नेताओं ने राज्यों को इतना अधिकार नहीं दिया संविधान में संशोधन करने हेतु, केवल राज्यों का वो समर्थन चाहा और ज्यादा शक्तियां किसको दी, केंद्र को दी। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि राज्यों का समर्थन के बिना आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ हमारे संविधान में क्या है कि इतना भी ये हमने लचीला नहीं बनाया और इतना भी कठोर नहीं बनाया। क्या किया, दोनों का समावेश किया, ताकि समय समय पर जब कोई बदलती परिस्थितियां आए ऐसी, उस परिस्थितियों के मुताबिक संविधान में संशोधन किया जाए। और ऐसी परिस्थितियों में हमेशा संशोधन तकरीबन कहोगे कि 100 से अधिक संशोधन हो गए और हमारा संविधान आज भी वर्तमान स्वरूप में जो ये जाहिर करता है कि हमारा संविधान क्या है, एक जीवित दस्तावेज है, एक जीवित प्राणी की तरह है, वो काम कर रहा है। और जीवंत दस्तावेज है, जीवित दस्तावेज है जो लंबे समय 70 साल की समय अवधि को पार करने के बाद में भी आज भी उसी रूप में चल रहा है। तो ये मोटे तौर पर हमने भारत के संदर्भ में देखा, पहले विश्व के संदर्भ में सोवियत संघ का देखा, फ्रांस का देखा,
उसके बाद में भारत में संविधान है वो किस तरीके से जीवित प्राणी की तरह काम कर रहा है 70 साल की समय अवधि में, वह बिल्कुल आज भी उसी दौर के अंतर्गत काम कर रहा है। और उसमें जो तरीका है संशोधन का वो 2 तरीके बताए गए, एक तो साधारण के द्वारा, कैसे साधारण विधि जो 13 अनुच्छेद उसमें उल्लेखित, और दूसरा अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत में भी 2, एक तो संसद विशेष बहुमत से करेगी और दूसरा संसद विशेष बहुमत के अलावा राज्यों की विधानसभाओं की भी सहमति अनिवार्य, तो ये संशोधन कर सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान में इतनी भी लचील व्यवस्था पैदा नहीं की कि हर समय संशोधन कोई भी सरकार चाहे उठा ले कर ले, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दो कि हर बार राज्य संविधान संशोधन में भाग ही नहीं ले या अधिक शक्तिशाली करे, तो उनका एक क्या है, एक अच्छा संतुलन पैदा करने का काम है, वो हमारे संविधान वेताओं ने करने का काम किया। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने संविधान की जीवंतता का प्रमाण देखा, और मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आपको ये भारत के संदर्भ में अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। और अगला जो भी हमारा बिंदु होगा नेक्स्ट क्लास में हम चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य जी